बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, सत्ता के समकालीन केंद्र, इसके बारे में। तो बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, इस वीडियो में हम जो भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसमें से भी हमने कुछ ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आपके इस चैप्टर से हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, यानी कि हर एक लेवल से हम लोग छान के आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ठीक है, इसीलिए आज की ये वीडियो क्लास 12th का, चाहे आपका मिड टर्म का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का एग्जाम हो, इवन आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पूरा चैप्टर है ना, बेसिकली 3 टॉपिक पर बेस्ड है। सबसे पहले यूरोपीय संघ है, दूसरा आसियान है और तीसरा यहाँ पे चाइना है। ठीक है, 2 और आ जाते हैं, दक्षिणी कोरिया और जापान, वो कोई ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक से संबंधित टोटल हम लोग 10 से लेके 15 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन्हीं एमसीक्यूज से आपकी 2 नंबर की, 4 नंबर की और 6 मार्क्स यानी कि 6 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो एक वीडियो से कई सारी आपकी तैयारी यहाँ पे एक ही बार में होने वाली है बच्चों। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप अपने ऑल जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियोस देखें, तो एक प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मैंने आई बटन में दिया हुआ है, जिससे आप इस बुक के हर सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियोस देख पाओगे, तो जाके देख लेना। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करने से पहले कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है आपका इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जाइए फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है बच्चों तो मेक श्योर कि ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे आपने ऑल पे सेट कर रखा हो। ठीक है, और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, टॉपर स्टडी पॉइंट। तो शुरुआत करें बच्चों, आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। देखो, इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आपसे कुछ कहना चाहूंगा। इस वीडियो में हम टोटल जो है ना 41 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। कितने? 41। तो मैं चाहता हूं आपसे एक काम, और वो ये कि जब मैं ये एमसीक्यू पढ़ूं और आपको ऑप्शन यहाँ पे बताऊं, तो मेरे आंसर देने से पहले आप भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर अपने मन ही मन जरूर सोचें। इससे क्या होगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो सारे बच्चे मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि 40 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज चलेंगे, हर एक जो एमसीक्यू है ना उसको टॉपिक के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक लेते हैं जो यूरोपीय संघ है उसके बारे में। ओके, चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने यूरोपीय देशों की आर्थिक मदद की, इसे किस नाम से जाना जाता है? बेसिकली जब 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो इसके बाद में यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो उसे एक नाम दिया गया। वो नाम क्या था? ठीक है, तो भाई पेरेस्ट्रोइका, ये तो मिखाइल गोर्बाचेव की एक नीति थी। बॉम्बे प्लान, ये तो वो बॉम्बे के उद्योगपतियों का है। वार्सा पैक्ट, एक तो एक तरीके का सैनिक संगठन टाइप में हो गया है ना, तो क्या हो गया वो? मार्शल योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आप भी आंसर अपने मन में सोचें। चलिए दूसरा क्वेश्चन। अभी हमने देखा मार्शल योजना, अभी इसी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। तो ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बना था बच्चों? 1948 में। ठीक है, कब बना? 1948 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है उस संगठन का नाम जिसके पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपना एक स्थापना दिवस है और साथ ही अपनी एक मुद्रा है। और मुद्रा जो है ना वो है नहीं, मुद्रा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो वो कौन सा संगठन है जिसके पास से अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और मुद्रा है? फटाफट से, आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क या फिर दक्षिण? फटाफट सोचो। अभी मैंने बोला था हम पहला टॉपिक कौन सा उठा रहे हैं?
यूरोपीय संघ का, तो आंसर भी यूरोपीय संघ ही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 4th, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे हमें एक चीज बतानी है, यूरोपीय संघ ने अपने जो भी देश शामिल थे उसके यूनियन में, उन सभी ने मिलकर सोचा एक संविधान बनाया जाए। जैसे एक देश का संविधान होता है, वैसे इन्होंने सोचा कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन है, हम इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि हमें कैसे काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब इन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। तो ये जो नाकामयाब कोशिश थी, ये आखिर कब की थी इन्होंने? ठीक है, तो आपकी बुक में एक चित्र वाला वो है, एक चित्र दे रखा है इसी चैप्टर में, शेप है एक, ठीक है, उस पर स्टार्स बने हुए हैं और उसके सामने ना बहुत सारे पत्थर हैं, और वो भी है किसमें? समुद्र में। तो वो इसी की अड़चन को दर्शा रहा है। ठीक है, और ये किया था बच्चों 2003 में। कब? 2003 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण रूप से यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? अब आपको बताना है एकदम पूर्ण रूप से कब बना था। ठीक है, तो वैसे तो आपकी किताब में इसकी कोई परफेक्ट डेट दी हुई नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, दैट इज 1993। ठीक है, तो 1993 में ये बना था। ओके बच्चों, अभी ये जो झंडा आप देख रहे हो ना यूरोपीय संघ का, इसकी विशेषता भी आपको आगे बताऊंगा। ओके, अब देखो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? फर्स्ट अमेरिका है, सेकंड कौन है भाई? तो सेकंड नंबर पे कौन है जिसके पास में दूसरी सबसे बड़ी सेना है? तो देखो बहुत बड़ी सेना, जिसमें समुद्री सेना, स्थल सेना, वायु सेना सारी हैं। तो इसमें कौन है जिसके पास में सबसे बड़ी सेना है दूसरे नंबर पे? कौन है बच्चों? सोवियत संघ तो बचा ही नहीं है, आसियान के पास भी नहीं है, या तो अमेरिका या यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। यूरोपीय संघ के ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने मॉसिट्रस्ट संधि और जो यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है यूरो मुद्रा, इसको मानने से इनकार कर दिया? ठीक है, तो वो कौन से देश हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यूरोपीय संघ का मानचित्र है। ठीक है, अब इसमें एक देश तो ये रहा जो कि है स्वीडन, और इसी के ठीक नीचे यहाँ पे है दूसरा देश डेनमार्क। तो डेनमार्क और स्वीडन, इन्होंने कहा कि हम यूरोपीय संघ की मॉसिट्रस्ट संधि और यूरो मुद्रा इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 4 नंबर का या 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने वाला है। कैसे होगा? तो आओ समझो ध्यान से। तो हमें बताना है यूरोपीय संघ के बारे में, उसका जो गठन हुआ है, उसकी जो प्रक्रियाएं हुई हैं, उसके बारे में यहाँ पे कथनों को पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, अमेरिका के द्वारा जब मार्शल योजना की शुरुआत हुई, इकोनॉमिकल मदद मिली यूरोपीय संघ को, और इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। उसके बाद यूरोपीय परिषद बनी 1949 में, ताकि यूरोपीय देश हैं ये आपस में राजनीतिक मदद और सहयोग ले सकें। फिर तीसरे नंबर पे 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है ये बना ली इन देशों ने मिलकर। फिर 1991 में जब सोवियत संघ विघटन हो चुका था, तब बहुत तेजी से यूरोपीय संघ की स्थापना में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 1993 में पूर्ण रूप से यूरोपीय संघ बन चुका था। ठीक है, तो अब आपसे पेपर में अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों 4 या 6 नंबर में कि यूरोपीय संघ कैसे बना, तो आप ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने बताए हैं सारे के सारे लिख दो। ठीक है, 6 नंबर में आता है तो 1-2 बढ़ा के और लिख देना, पूरे 6 मिल जाएंगे। 4 में तो मिल ही जाएंगे इन 5 से। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिख देना है। ओके, तो याद रखोगे ना, अमेरिका ने मार्शल योजना चलाई थी जिसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना। यूरोपीय परिषद बना ली इन्होंने 1949 में, जिससे यूरोपीय देशों के बीच में ये राजनीतिक मदद या सहयोग ले सकें। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना ली इन्होंने 1957 में, और फिर 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया, खत्म हो गया, तो तेजी आई इसकी स्थापना में, और 93 में पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश वो देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या रहेंगे? तो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे डी वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी आपका 4 नंबर का, एक 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है
कि यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषताओं में शामिल नहीं है। यानी कि यूरोपीय जो संगठन है इसकी इकोनॉमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में एक गलत है, बाकी सब सही है। तो सबसे पहला, शुरुआत में जब यूरोप बना था तो इसका सकल घरेलू उत्पाद था 12,000 अरब डॉलर। जीडीपी इसकी एक साल की थी 12,000 अरब डॉलर, जो कि किसी भी एक देश के लिए सपना सा होता है। 2016 में यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का अमेरिका से 3 गुना अधिक योगदान रहा है, जो कि लगभग 22% है। यानी कि पूरे विश्व में अगर ट्रेड हो रहा है 100 रुपए का, तो केवल यूरोपीय संघ 22 रुपए का ट्रेड कर रहा है अपने संगठन से। ठीक है, लेकिन ये गलत होगा बच्चों कि यूरोपीय संघ जो है ना, ये विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, इनके निर्णयों को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं? तो ये गलत है, क्योंकि भाई जो भी WTO है या फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के निर्णयों को ये प्रभावित करता है। अब आप खुद सोचो कि जो संगठन पूरे विश्व में अकेले 22% ट्रेड करता है, क्या उसकी बातों को WTO या फिर जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो बात सुनेंगे? नहीं, आप खुद सुनेंगे, उनकी बातों को मान रखा जाएगा। उसका ट्रेड एक्चुअल में वही कर रहा है ज्यादातर, है ना। तो सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि भाई नहीं करता है, तो गलत हो जाएगा ये वाला, तो है ना। तो सी वाला आपका यहाँ पे गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि यूरोपीय संघ की जो सैनिक विशेषताएं हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सैनिक विशेषताओं के बारे में देखो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोपीय संघ के 2 सदस्य, एक तो ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन खैर अब निकल चुका है 2016 में, बट हम बात कर रहे हैं उससे पहले की। तो 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस, ये यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है, इन्हें स्थायी सदस्यता प्राप्त है। ठीक है, इनके पास में स्थायी सदस्यता के साथ साथ वीटो शक्ति है, परमाणु हथियार भी हैं, और अंदाजा लगाया जाता है पूरे यूनियन के पास टोटल 550 के आसपास परमाणु हथियार है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में ये 2nd नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन ये कहना कि दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी सेना, ये गलत है, क्योंकि 2nd है। कौन सी? 2nd नंबर की सेना है इसके पास में। 8वीं तो शायद आई थिंक भारत या इजराइल के पास है। ओके, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैंने आपको बता दिया है इसका आंसर वैसे तो, चलो फिर भी देखते हैं किसको याद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए एक जनमत संग्रह करवाया था, जिसे कहा गया ब्रेक्जिट। ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ये बताना। तो सिंपल सा, ये जो ब्रेक्जिट है ये कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो यानी कि यूरोपियन यूनियन से एक कंट्री ने अपने आप को बाहर निकाल लिया, जो कि थी ब्रिटेन। अब इसने ये किया कब है, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया है। तो ईयर मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था, कब किया था बच्चों? जून 2016 में। कब? जून 2016 में। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे हमने यूरोपीय संघ के बारे में ज्यादा नहीं, केवल 11 ही MCQs थे, जो कि हमने सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ओके बच्चों, तो आई होप यूरोपीय संघ का अब आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से बता दोगे, है ना। अब शुरू करते हैं आगे, दूसरा टॉपिक आसियान। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है? आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी? तो देखो इतना तो हमें पता है कि इसकी स्थापना हुई है बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके, लेकिन वो ईयर कौन सा है जिस साल इसकी स्थापना हुई थी? तो फटाफट से सोचो किस साल की बात हो रही है। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। भारत और पाकिस्तान का जो 2nd वॉर हुआ था, ठीक है, 2nd वर्ल्ड वॉर, कहाँ पे? गुजरात कच्छरण सीमा वाला। तो उसके ठीक 2 साल के बाद ये हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है 2nd वॉर भारत पाकिस्तान का कब हुआ? 1965 में। अब मैंने बात की है 2 साल के बाद, यानी कि 1967। तो कब हुआ था भाई? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन कौन सा है? अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए एक ऐसा यूनियन जो इकोनॉमिकली बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो वो कौन सा है भाई?
वो है आसियान। कौन है? आसियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे ये देखना है आसियान के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। ये 4 बातें दी गई हैं जिसमें से एक गलत है। पहली बात है कि आसियान की स्थापना हुई है 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके। बिल्कुल ठीक। आसियान की स्थापना जो है वो 5 देशों ने मिलकर की थी। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो। आसियान के सदस्य देश जो संस्थापक थे 5 हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है क्योंकि इसमें नए देश भी शामिल हो गए जैसे कि ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो टोटल अब कितनी कंट्री हो गई? 10 हो गई हैं। लेकिन ये बच्चों कि 1992 में जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना हुई है, ये वाला गलत है क्योंकि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई है। कब? 94 में हुई है। ठीक है, तो सी वाला आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा आसियान के बारे में। तो आपको पता चल गया ना संस्थापक देश कौन से हैं, नए देश कौन से हैं, कितने देशों ने मिलकर स्थापना की थी। ओके, चलो अब यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आसियान की जो शैली है इसको दर्शाता है। तो आसियान शैली के बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो आसियान शैली कैसी है? विवाद रहित, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से विवादों का समाधान करना। यानी कि आसियान कंट्रीज जो भी टोटल ये 10 कंट्रीज हैं इनके बीच में पहले तो विवाद नहीं हो इसकी पूरी कोशिश की जाती है, और अगर विवाद हो जाए तो सहयोगात्मक तरीके से यानी कि आपस में बातचीत करके मीटिंग बुला के आसानी से सॉल्व किया जा सके, एक मित्र के जैसे, है ना। तो यह है आसियान की शैली। और मिलकर आर्थिक विकास करना, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे एक बार फिर से अब हमें कुछ कथन दे दिए गए हैं। ठीक है, और इन कथनों को हमें पढ़ना है और फिर बस देखना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको मैं बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि आसियान की स्थापना हुई है 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके। आसियान के संस्थापक देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सब शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 हैं इसके संस्थापक देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और 5 हैं इसके नए सदस्य देश, ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब तीसरा पॉइंट, आसियान के झंडे में जो वृत्त है ये आसियान की एकता का प्रतीक है। आप ये जो सर्कल देख रहे हो आसियान में, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? आसियान की कंट्रीज की एकता का प्रतीक है। और आपको ये जो धान की 10 बालियां दिख रही हैं, ये जो 10 बालियां हैं धान की, ये उन 10 देशों को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, आसियान का जो मुख्यालय है बच्चों वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो आसियान के बारे में सारी बातें हमारी यहाँ पे सही हैं। तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? विकल्प चुनेंगे सर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। ओके बच्चों, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16। आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, ये जो इसके 3 स्तंभ हैं, इसका निर्माण कब किया? तो आसियान ने अपने लिए जो 3 स्तंभ हैं, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये कब बनाए थे बच्चों? 2003 में। कब? 2003 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17। ध्यान से देखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैप में भी आता है। 1980 के दशक में डैश और डैश में लोकतंत्र की स्थापना आसियान के देशों ने मिलकर की थी। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिसमें 1980 के दशक में आसियान के देशों ने मिलकर लोकतंत्र को स्थापित करवाया था? ठीक है, तो वो 2 कंट्री कौन सी हैं? फटाफट से सोचो। अच्छा, आपको हिंट दे देता हूं, ये वो कंट्री हैं जो बाद में शामिल हुई हैं। ठीक है, तो बाद में शामिल में ऑप्शन सी करेक्ट बैठेगा, लाओस और कंबोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये रहा मैप में, ये रहा यहाँ पे लाओस और ठीक इसके नीचे यहाँ पे ये रहा कंबोडिया। ठीक है, पहला, दूसरा।
इन दोनों में लोकतंत्र की स्थापना आसियान देशों ने मिलकर करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 18, आसियान सदस्य देशों के कारण 2017 में किस देश में सैनिक शासन की समाप्ति करके लोकतंत्र स्थापित हुआ था? अब 2017 की बात की जा रही है, वो 1980 का दशक था, ये अभी 2017 यानी कि कुछ 7-8 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन से देश में हुई थी भी सीख ली। तो वो था बच्चों भारत का सबसे नज़दीकी जो पड़ोसी देश है म्यांमार यानी कि बर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यांमार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने मैप भी लगाया हुआ है ताकि मैप में आप देख सकें और उसको समझ सकें। ठीक है बच्चों, चलो 19, आसियान के देशों में सुरक्षा और विदेशी नीतियों के तालमेल को बनाने के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आसियान क्षेत्रीय मंच की जो स्थापना है ये क्यों की गई थी। ठीक है, तो क्यों की गई? इसलिए की गई ताकि आसियान देशों के बीच सुरक्षा और विदेश नीतियों का तालमेल बैठाया जा सके। ठीक है, अब ये हुआ कब था? तो 1994 में हुआ था। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों, आसियान के किन 2 सदस्य देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है? ठीक है, तो आसियान के ऐसे कौन से 2 देश हैं बच्चों जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है? ठीक है, तो मैं आपको पहले इंडिकेट करके बताता हूं। सबसे पहले तो है थाईलैंड। ठीक है, पहला तो थाईलैंड है और दूसरा यहाँ पे नीचे आ जाता है सिंगापुर। ओके, तो 2 कंट्री कौन सी हैं? सिंगापुर और थाईलैंड। तो ऐसे पता है क्या होगा, मैप में इंडिकेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैप जब आप देखोगे इंडिकेट करते हुए तो आपको याद हो जाएगा और मैप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसे फिल भी कर पाओगे, है ना। तो एक ही साथ में आपके कई सारी तैयारी होती जाती है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। अब यहाँ पे 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। भारत और आसियान के संबंध के बारे में सही नहीं है, यानी कि एक ही पॉइंट है जो गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो सबसे पहली बात, आसियान के देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, बिल्कुल सही बात। 2002 से भारत जो है ये आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन लगातार आयोजित करता आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था इसने लागू कर दी। लेकिन ये कहना गलत होगा बच्चों कि भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दुनिया की सबसे पहली नहीं, दूसरी या फिर तीसरी तो बन सकती है, लेकिन पहली नहीं बन सकती है, क्योंकि पहले पे अमेरिका ही रहेगा। ठीक है, तो सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। अब इसी में आप जो है ना सबसे बड़ी की जगह दूसरी या तीसरी लिख दोगे तो 4 पॉइंट आपके पूरे हो गए और 4 नंबर आपके तैयार। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला था आपके 2, 4, 6 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी होगी। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 22, डैश के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई और 2014 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई। ठीक है, तो 2 डेट्स अब आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले भारत ने लुक ईस्ट नीति कब अपनाई? 2014 में। ठीक है, भारत ने पूरब की ओर देखो की नीति कब अपनाई? अच्छा एक हिंट देता हूं, ये वो डेट है जब भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया था। किसको? वैश्वीकरण को। और हिंट दूं, ये वो डेट है बच्चों जब भारत ने अपनी जो नई आर्थिक नीति है, ठीक है, नई आर्थिक नीति इसको अपनाया था। आप देख लो किस डेट की मैं बात कर रहा हूं। एक और हिंट ले लो, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। ठीक है, और कितने हिंट दूं अभी इस आंसर के लिए, आप तो सोचो। हाँ बिल्कुल, 1991 में। वेरी गुड, 1991 में पूर्व को देखो नीति अपनाई थी। अब देख लो एक डेट के कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन है। यूएसएसआर का विघटन, ठीक है, वैश्वीकरण, नई आर्थिक नीति, और भी बहुत सारे आ जाएंगे अभी तो, है ना। आगे, भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता कब किया जो कि 1 जनवरी 2010 को लागू हुआ? आप ध्यान से देखो, भारत और आसियान के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ ये लागू कब हुआ था बच्चों? 1 जनवरी 2010 को। लेकिन भारत ने जो साइन है ये कब किए थे, सिग्नेचर कब किए थे आखिरकार? ठीक है, तो कब किए थे बच्चों? ठीक उसके 1 साल पहले, यानी कि 2009 में किए थे।
ओके बच्चों, चलिए ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आसियान के संबंधित हमारे कुछ 10 से 12 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप आसियान के बारे में कोई भी एमसीक्यू आएगा तो मुझे लगता है आप आसानी से कर पाओगे, है ना। चलो अब आते हैं आगे की तरफ। अब तीसरा टॉपिक शुरू होगा हमारा चाइना का। तो पहला क्वेश्चन चाइना के बारे में है, चीन में साम्यवाद की स्थापना चीनी क्रांति के बाद हुई। तो ये बेसिकली कब हुआ ये बताना है। तो याद रखना, चीन में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी बच्चों? चीनी क्रांति के बाद। और चीनी क्रांति कब हुई? तो इसकी आज़ादी के समय, यानी कि 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को। 25, चाइना ने मुक्त द्वार, खुले द्वार या फिर ओपन डोर की जो नीति है, जो पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी, ये चाइना ने कब अपनाई? और जब ये ओपन डोर पॉलिसी अपनाई तो इसने विश्व के सभी देशों के साथ अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, और अपनी अर्थव्यवस्था को उनके लिए खोल भी दिया था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फटाफट से बताओ, कब किया था ये? 1978। बहुत बढ़िया, 1978। क्वेश्चन नंबर 26, चाइना ने मुक्त द्वार की नीति कब और किसके नेतृत्व में अपनाई? तो अभी हमने देखा 1978 में अपनाई है, लेकिन किसके नेतृत्व में? चाउ एन लाई के नेतृत्व में। ये तो अभी वर्तमान में बने यहाँ के कुछ सालों में, है ना, तो ये तो होंगे नहीं। तो देंग शाओपिंग के नेतृत्व में। ठीक है, चाइना ने 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो, चाइना ने एकांतवास कब खत्म किया? यानी कि पहले जो था ये चाइना अपने आप को संरक्षणवाद में रखता था, यानी कि अपने मार्केट्स को इसने विदेशी कंपनी के लिए नहीं खोला था। ठीक है, 1978 से पहले तो बिल्कुल भी नहीं खोला, उसके बाद में जाके इसने खोला मार्केट को, है ना। तो बेसिकली एकांतवास इसने कब खत्म किया? बच्चों को लगेगा कि 1978 में किया होगा, बच्चों ये गलत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने एकांतवास खत्म किया 1972 में। कब? 1972 में। और कैसे किया? तो उसका जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे। चाइना ने 1972 में किस देश के साथ संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया? तो एक तरफ आप यहाँ पे चीन का मैप और उसके पॉलिटिकल लीडर का हैंड देख सकते हैं, और एक तरफ है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और पॉलिटिकल हैंड। ठीक है, तो 1972 में किस देश के साथ संबंध बनाए? अमेरिका के साथ, और इसने अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 29, चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेना और चौथा विज्ञान प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों में जो आधुनिकीकरण करना है, यानी कि इनको और भी ज़्यादा आधुनिक बनाना है, इसको लेके 4 ये जो प्रस्ताव थे ये कब रखे थे इन्होंने? ठीक है, कब रखे थे? तो जब इसने अपना एकांतवास खत्म किया था तो चाउ एन लाई को लगा कि क्यों ना हम बहुत जल्दी इनको आधुनिकीकरण करवाएं, तो उन्होंने अगले ही साल ये प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, तो किस साल की बात हो रही है? एकांतवास 1972 में खत्म किया और प्रस्ताव 1973 में रख दिए। ठीक है, कब रखे? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 30, चाइना ने डैश में खेती का और डैश में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। ठीक है, तो चाइना ने भाई खेती का और उद्योगों का जो निजीकरण है ये कब किया? ठीक है, तो फटाफट से सोचो। अब चाहे खेती हो या उद्योग हो, निजीकरण तो तभी किया जाएगा जब विदेशी कंपनियां आएंगी। अब विदेशी कंपनियां 1978 के बाद में आई, जब ओपन डोर पॉलिसीज ने अपनाई, है ना। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा कि जो भी निजीकरण वगैरह है वो 1978 या उससे बाद में होगा। तो या तो डी हो सकता है या तो ए हो सकता है, क्योंकि ये तो उससे पहले की डेट्स है ना। तो आप ऐसे भी ना अपना अंदाजा लगा सकते हो जब भी आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन का आंसर उसी में होता है। तो बेसिकली 1982 में खेती का और 1998 में उद्योगों का निजीकरण चाइना ने किया था। ओके, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है,
बस अब आप जो है ना ध्यान से इसको समझो कि यहाँ पे क्या कहा गया है। देखो 1 अक्टूबर 1949 को चीनी क्रांति के बाद चाइना में साम्यवाद की स्थापना हुई। तो पहली जानकारी बिल्कुल सही है। तो चीनी क्रांति कब हुई बच्चों? 1 अक्टूबर 1949 को, तभी चीन में साम्यवाद की स्थापना हुई। दूसरा, 1972 में चाइना ने अपना एकांतवास खत्म किया और किस देश के साथ संबंध बना के बच्चों? अमेरिका के साथ। ठीक है, तो आपका ये भी सही है। तीसरा, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी इसके क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव भी रखे। चौथा पॉइंट, चाइना ने खुले द्वार की नीति 1978 में तत्कालीन नेता देंग शाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई। बिल्कुल सही। तो अब आपसे पेपर में कुछ भी चाइना के बारे में पूछा जाए तो बता दोगे ना अच्छे से। मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी एक ही बार में। ओके, अब देख लो, ऑप्शन तो आप चुन ही लोगे बी वाला, क्योंकि भाई सारी बातें तो हमारी सही है यहाँ पे, है ना। तो बी हो जाएगा आपका। ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पे आता है एक और छोटा सा पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट आपका यूं कह लो कि 4 या 6 नंबर का एक क्वेश्चन भी है। कैसे है तो समझो। चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक चरणबद्ध तरीके से खोला। सही विकल्प को चुनिए। यानी कि चाइना ने ऐसा नहीं है कि सीधा एक ही बार में बोला विदेशी कंपनी से आ जाओ व्यापार करो, हम भी व्यापार करेंगे। नहीं, इसने स्टेप बाय स्टेप अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। कैसे? सबसे पहले चाइना ने 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया और फिर और भी उसने कुछ सुधार किए। इसके बाद इसने 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है। दूसरा, चाइना ने व्यापार को लेकर नए कानून बनाए और कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए और ये कहा जो भी इंटरनेशनली ट्रेड होगा या विदेशी कंपनी हमारे देश में आएंगी वो केवल कुछ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहीं तक सीमित होंगे। पूरे चाइना में हाथ नहीं पैर नहीं पसारने दिए, कुछ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रहेंगे। तीसरा, सुरक्षा परिषद में इसे स्थायी सदस्यता मिली अमेरिका के सहयोग से 26 अक्टूबर 1971 को। ठीक है, और ऑप्शन डी वाला आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से इसको। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और चीन संबंध में क्या विवाद है? ओहो, विवाद तो भाई बहुत सारे हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है सीमा विवाद की। जम्मू कश्मीर के आक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा को लेकर, अर्थात जम्मू कश्मीर का ये जो आक्साई चीन का इलाका है इसको लेके भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है बेसिकली। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की ये जो सीमा है, ये वाली सीमा नेफा जिसे हम बोलते हैं, तो इसको लेकर भी विवाद है क्योंकि इधर से भी घुसपैठ चाइनीज करते रहते हैं। बी, भारत द्वारा दलाई लामा को 1959 में शरण दी गई जो कि पंचशील समझौते का उल्लंघन था। अच्छा, आपसे क्वेश्चन है मेरा, सारे बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पंचशील समझौता, ये कमेंट में बताओ। ओके बच्चों, तो 1964 में अभी चाइना देखते हैं। यहाँ पे एक जगह है तिब्बत। इस तिब्बत से उसके जो धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, इन्होंने शरण मांगी तो भारत ने दी। अब चाइना ने बोला कि भाई तुमने तो हमारे अंदरूनी राजनीति में उल्लंघन किया है, हस्तक्षेप किया बेसिकली, जो कि हमारे पंचशील समझौते का उल्लंघन है, अब तुम्हें इसका सामना करना पड़ेगा। फिर 1962 में फाइनली भारत और चाइना का युद्ध हो गया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, तो भारत चीन के बीच में कुछ कुछ क्या क्या विवाद है, सारी चीजें आप यहाँ से समझ सकते हो। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ बातें और आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। कई सारी चीजें एक ही बार में दी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आपका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा। ठीक है, अर्थात निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वैसे डेट तो मैंने गलती लिखी, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था। ओके, तो देखो चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कब किया गया? 1953 में। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992, हम 93 बोलेंगे। ठीक है, 1993। आसियान की स्थापना कब हुई? 1962।
चीन में कृषि का निजीकरण कब हुआ? 1982 में। ठीक है, तो सबसे पहली घटना हुई है पहली वाली, फिर हुई है पहली ये, फिर तीसरी, फिर ये मतलब एक सेकेंड, देखो पहले पहली हुई है, दूसरे नंबर पे तीसरी हुई है, तीसरे नंबर पे चौथी, और ये वाली सबसे लास्ट में। ठीक है, तो 34 का देखेंगे, पहला, तीसरा, फोर, ठीक है, हाँ यही वाला सही होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है यही सही है, ये वाला सही है आपका, ए वाला। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आपको डेट के हिसाब से इसको लगाना भी आ जाएगा। अब एक और आ गया है बच्चों, इसको भी आपको एक कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करना है, इसको भी ध्यान से देखो। तो चीन का विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश कब हुआ? 2001 में। ठीक है, फिर कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव कब रखे गए? 73 में। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 78 में। चीन ने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास कब समाप्त किया? 72 में। ठीक है, तो पहले घटना हुई है ये वाली, फिर दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, चौथे पे पहली। ठीक है, तो चौथी वाली पहले नंबर पे होगी। ओके, तो ठीक है, ये रही चौथी वाली पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे ये, तीसरा इस प्रकार से है ये। ओके, वेट अ मिनट, चौथे पे हुई है पहली वाली, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे हुई है दूसरी, दूसरे नंबर पे दूसरी, तीसरे नंबर, अरे बी वाली होगी भाई, ये रही, बी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, वही तो मैं कहूँ, सी कैसे हो गया, बी वाला करेक्ट होगा आपका। ओके बच्चों, देखा मुझे लग रहा था शायद थोड़ा रॉन्ग हो रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने दोबारा यहाँ पे देख लिया एक बार। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। तो चाइना वाले जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों, सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, तेजी से हुए आर्थिक शक्ति का विकास, हान नदी पर चमत्कार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो रियल की आप इमेज देख रहे हो, ये हान नदी की ही है। अब ये हान नदी बेसिकली, हान नदी का जो चमत्कार है वो किस कंट्री से संबंधित है? देखो चाइना और उत्तरी कोरिया ये नहीं होंगे, या तो जापान हो सकता है या तो दक्षिणी कोरिया, इन दोनों में से कोई एक है, क्योंकि यही दो छोटे टॉपिक हैं आपके। तो ऑप्शन है डी वाला, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, हान नदी कहाँ पे बच्चों? दक्षिणी कोरिया में। चलो क्वेश्चन नंबर 37, सैमसंग, एलजी, हुंडई ये किस देश के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है? सैमसंग, एलजी, हुंडई वगैरह ये किस देश के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है बच्चों? दक्षिणी कोरिया के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अब यहाँ पे देखो दक्षिणी कोरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये रही हमारी दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी है बच्चों सियोल। ठीक है, दक्षिणी कोरिया में मुद्रा चलती है दक्षिणी कोरियाई वोन। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में यूं सुक योल हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हान डक सू। तो दक्षिणी कोरिया के बारे में सारी की सारी बातें आपकी जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सब सही हैं। ठीक है, तो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सारी की सारी बातें सही हैं। चलो अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कब बने? सिंपल सी बात है बच्चों, एक है दक्षिण कोरिया जिसे हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दूसरा है उत्तरी कोरिया जिसे हम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं। ये दोनों ही यूएनओ के मेंबर कब बने? ठीक है, तो ये लोग यूएनओ के मेंबर बने थे यूएसएसआर के विघटन होने से पहले, यानी कि 17 सितंबर 1991 को। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन, एशिया का एकमात्र ऐसा देश जो कि ग्रुप 7 यानी कि जो G7 ग्रुप है इसमें शामिल है, एशिया का एकमात्र ऐसा देश, तो वो कौन सा है बच्चों? वो है जापान। यहाँ पे देखिए ये रहा जापान का पूरा मैप और यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 41, निम्नलिखित जानकारी के अनुसार देश की पहचान करो। तो चलो देश की पहचान करते हैं।
इस देश के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन ये कच्चे माल का आयात करता है, अर्थात प्राकृतिक संसाधन कम है इसलिए इसको कच्चा माल प्राप्त करना पड़ता है। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई लेवल की टेक्नोलॉजी के मामले में ये प्रसिद्ध है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? दक्षिणी कोरिया, जापान की या फिर चाइना की? किसकी बात है ये बात है जापान की। ठीक है, जापान के बारे में। उसके बाद सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी, ये किस देश के प्रसिद्ध ब्रांड हैं? तो बेसिकली ये जापान के। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी ये जापान के हैं। चलो अगला क्वेश्चन, किसके संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, किस देश के संविधान अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापानी लोगों ने हमेशा के लिए त्याग कर दिया है? यानी कि अरे रे अब तो यहाँ पे जापान जब मैंने लिख ही दिया है तो मतलब यहाँ पे जापान ही आंसर हो गया। ठीक है, मुझे कुछ और वर्ड यूज करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आंसर तो मिल ही गया है आपको। अब देखो, ऐसी कौन सी कंट्री है जो 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन OECD, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका सदस्य बना था? तो OECD का सदस्य 1964 में कौन बना बच्चों? जापान। कौन बना था? जापान। चलो अब जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कथनों को हमें यहाँ पे पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है, तो बढ़ते हैं जापान की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। सबसे पहली बात, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो युद्ध के बाद जापान ने 1946 में चुनाव करवाए, और ये ऐसे चुनाव थे जिसमें पहली बार जो महिलाएं थी इनको भी मतदान का मौका मिला। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ में सुरक्षा गठबंधन बन गया, जबकि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका नहीं बनाए थे, बेसिकली वो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना, वही चीज है। एशिया के देशों में केवल जापान ही G7 का सदस्य है, और 1964 में जापान OECD का सदस्य बना। तो सारी बातें जापान के बारे में सही है, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 सब सही है। ओके बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और बच गए हमारे, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ध्यान से देखें बच्चों, बहुत कुछ है इसमें हमें मिलान करना है। ओके बच्चों, तो जैसे जैसे हमने पढ़ा था वैसे वैसे हम इसको मिलान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अमेरिका के द्वारा यूरोप के पुनर्गठन की आर्थिक सहायता को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? मार्शल योजना के नाम से। और इस मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा क्या हुआ था बच्चों? आसियान की स्थापना हुई थी, और कब हुई थी? 1967 में। कितने देशों ने मिलकर की थी? 5 देशों ने मिलकर की थी। ठीक है, दूसरा, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी यूरो, इसको मानने से इनकार करने वाले 2 देश थे। कौन कौन से? डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय मुद्रा और जो मौसी ट्रिस्ट संधि है इसे नहीं मानते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट, यूएनओ की सुरक्षा परिषद का ये एक स्थायी सदस्य है जो कि है बच्चों फ्रांस। ठीक है, और ये यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। तो आ जाओ इसका मिलान देख लो, तो मिलान यहीं पे पहले भी दे दिया गया है। पहले का सी है हमारा, ये रहा देखो। ठीक है, दूसरे का ये देखो हमारा डी यहाँ पे है, तीसरे का ए ये गया, और चौथे का भी आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों आज की ये जो हमारी वीडियो थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और एक सेकेंड, ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था बच्चों, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले यूरोपीय संघ, फिर आसियान, फिर चाइना, और इसके अलावा जो भी और भी जापान, दक्षिण कोरिया थे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ सब कुछ मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवा दिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो अब आपको इस चैप्टर को देखने के बाद में, वीडियो के देखने के बाद में, आई होप तैयारी अच्छी करी होगी आपने। ठीक है, अब अगली जो वीडियो आएगी वो चैप्टर 3 की होगी, समकालीन दक्षिण एशिया के, और ये चैप्टर की वीडियो कम से कम 50 मिनट की होगी, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये वाला। ठीक है, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक बच्चों हमें बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ भाई बच्चे को वीडियो अच्छा लगा है, उसने लाइक किया, तो हाँ और बनाओ और मेहनत करो, तो लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, साथ ही शेयर करें अपने सभी क्लासमेट्स में, मुझे पता है क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबके लिए, तो आप भी शेयर करो। मैं तो खैर शेयर कर ही रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है तो मेक श्योर कि ये जो बेल नोटिफिकेशन है चेक कर लीजिएगा आपने इसे ऑल पे सेट किया या नहीं। ठीक है, और टेलीग्राम उस पर क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।